बच्चों आज अध्याय 10 का भाग 6 हम लेने जा रहे हैं, जिसमें उदाहरण संख्या 5 और 6 की बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं। उदाहरण संख्या 5। निम्न सूचनाएं मैसर्स रणधीर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तलपट से ली गई है। आपको एक ट्रायल बैलेंस, एक तलपट दिया गया है जो कि इस तरीके से है। ओपनिंग स्टॉक, किराया, संयंत्र व मशीनरी, भूमि व भवन, परचेज, पावर, विक्रय वापसी, तार व डाक, मजदूरी, वेतन, बीमा, बट्टा, मरम्मत व परिस्थापना, कानूनी व्यय, व्यापार कर, पूंजी, लेनदार, देय विपत्र, ऋण, बट्टा, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान और सामान्य संचय। हिंदी माध्यम में यह सामान्य आयोजन छपा हुआ है, जिसे आप सामान्य संचय कर लें। इसके अलावा डेटा, विनियोग, डूबत ऋण, व्यापार व्यय, कमीशन, यात्रा व्यय और आहरण और तलपट का आपको योग लगाकर दिया गया है। यानी ये सभी मदें डेबिट की है, जिसमें या तो खर्चे होंगे या असेट्स होंगी, और ये सभी मदें क्रेडिट की हैं, तो ये या तो आय होंगी या फिर लायबिलिटीज होंगी। अब बात करते हैं इनके समायोजनों की। इस वर्ष का अंतिम स्टॉक 35,500। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आप जानते हैं, 2 जगह दिखाया जाएगा क्योंकि समायोजन में है। समायोजन की प्रत्येक मद कम से कम 2 जगह आएगी। तो ये व्यापार खाते के क्रेडिट में और साथ ही साथ बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा। संयंत्र व मशीन पर 5%, भूमि व भवन पर 6% हाथ लगाए। आपको दोनों संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाना है, जो पीएनएल में डेबिट पक्ष में यानी खर्चे के रूप में आएगा, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में एसेट्स में से संबंधित संपत्ति में से घटा दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स व्यापार के लिए आय है, इसे पीएनएल के क्रेडिट में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में पूंजी में से लेस करेंगे। ऋण पर ब्याज 5% की दर से लगाएं, तो देखना पड़ेगा ऋण आपने लिया है या दिया है। पहले तो लोन बिल्कुल लायबिलिटी साइड में है, तो इसका मतलब आपने लोन लिया है, और अगर लोन आपने लिया है तो इस पर आपको ब्याज देना होगा। तो ये आपका खर्चा है, जिस पर आपको कितना प्रतिशत ब्याज लगाना है, आपको 5% की दर से ब्याज की गणना करनी है, जो कि पीएनएल में खर्चे के रूप में आएगा, और अगर बाकी होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में भी आएगा, और नीचे समायोजन में तो जरूर बाकी होगा। विनियोग पर 4% की दर से ब्याज लगाना है। आपके जरूर कोई इन्वेस्टमेंट होंगे जिस पर आपको 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये ब्याज एक तो पीएनएल के इनकम की तरफ आएगा क्योंकि विनियोगों पर ब्याज प्राप्त होता है, और साथ ही साथ बैलेंस शीट के सेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आ जाएगा। अन्य डूबत ऋण, जिसे आप फर्दर बेड डेट्स कहते हैं, 2500 रुपए हैं, इसे डेटर में से भी लेस किया जाएगा और पीएनएल में खर्चे के रूप में लिखा जाएगा। और संदिग्ध ऋणों के लिए 5% आयोजन बनाने को कह रहा है, तो फिर वही कैलकुलेशन, बेड डेट्स, ऐड फर्दर बेड डेट्स, ऐड न्यू प्रोविजन और लेस ओल्ड प्रोविजन। पीएनएल में फिर बची हुई राशि को हम दिखाएंगे। देनदारों पर 2% की दर से बट्टा लगाएं। स्टूडेंट्स 2% बट्टा आयोजन बनाने को नहीं कह रहा है, 2% बट्टा, यानी केवल आपको डिस्काउंट कैलकुलेट कर एक तो पीएनएल में लिखा जाएगा खर्चे के रूप में, और एक बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करेंगे क्योंकि समायोजन में है तो देनदारों में से घटा हुआ नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप वेतन में जोड़ेंगे लाभानी खाते में, और साथ ही साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाएंगे। बकाया मजदूरी, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो इसे आप वेजेस में ट्रेडिंग अकाउंट में जोड़ेंगे और लायबिलिटीज में दिखाएंगे। पूर्वदत्त बीमा 500 रुपए से पीएनएल बनाते समय आप इंश्योरेंस में से 500 रुपए लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, और साथ ही साथ इसे बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाएंगे। तो आपको बनाना क्या है, वो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। तो हमने एक एक समायोजन को डिस्कस किया और आगे जरूरत के अकॉर्डिंग हल करेंगे। अब आइए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए पहले ट्रेडिंग की मदों को छांटते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाएगा, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, पावर ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स रिटर्न को परचेज में से लेस करेंगे, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, और इसके अलावा इधर से सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ये मदें लिखी जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, पावर, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से आपको लेस करना है, और 2 वेजेस। आगे अगर बात करें तो यहां पर ऐसी कोई मद नहीं है जो ट्रेडिंग में लिखी जाए। ट्रेडिंग में वेजेस में आपको 100 रुपए ऐड करने हैं, बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई समायोजन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाना ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 40,000 और परचेज का अमाउंट है 75,000। ओपनिंग स्टॉक जो कि आपको दिया गया है 40,000, परचेज जो कि आपको दी गई है 75,000,
सेल्स और सेल्स रिटर्न की बात करते हैं तो सेल्स आपको दिया गया है स्टूडेंट्स 1,50,000 और सेल्स रिटर्न दिया गया है 2,500। 1,50,000 सेल्स रिटर्न 2,500, तो ये बैलेंस निकल कर आया 1,47,500। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक है 35,500 रुपए, तो इसे आप लिख दें 35,500। वेजेस की अगर बात की जाए तो जो वेजेस है स्टूडेंट्स वो है 4500 और आउटस्टैंडिंग वेजेस इसने बताई है 100 रुपए, तो यहां पर वेजेस 4500 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपए, तो यहां लिख दीजिए 4600। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा पावर जो कि पीएन ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है वो आपको दी गई है 3500 रुपए, तो इसे यहां लिख दें आप 3500। अब बात करते हैं जोड़ या बाकी की, तो इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,83,000। ये है क्रेडिट पक्ष का योग जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष का योग दोनों मदों के जोड़ने पर आ रहा है 1,83,000, जबकि डेबिट का योग आ रहा है 1,23,100। अंतर निकाल लीजिए। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 59,900 रुपए। टोटल लगा लीजिए 1,83,000। पीएनएल को समझने के लिए सबसे पहले इस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा, जैसा कि आपको पता है। तो आइए सबसे पहले इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया है हमारा 59,900 रुपए। बाकी मदों के लिए हमें वापस से तलपट में जाना होगा और हमें छांटना होगा कि कौन सी मदें ऐसी हैं जो कि लाभ हानि खाते में लिखी जाएंगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले रेंट, ये डेबिट की मदें हैं तो खर्चे हैं, वो क्रेडिट की मदें हैं तो वो इनकम है। तो रेंट बिल्कुल पीएनएल में लिखा जाता है। इसके अलावा डाक व तार का खर्चा, सैलरी का खर्चा, बीमे का खर्चा, डिस्काउंट का खर्चा, रिपेयर एंड रिन्यूअल का खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, ट्रेड टैक्स। इसके अलावा अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स बेड डेट्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, कमीशन आपने दिया है मिला नहीं है क्योंकि डेबिट में दे रखा है स्टूडेंट्स, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सभी मदें पीएनएल में लिखी जाएंगी जो कि काफ़ी सारे हैं। इनकम की तरफ से अगर बात करें तो बिल्कुल डिस्काउंट रिसीव्ड आपको दे रखा है, वो इनकम की तरफ लिखा जाएगा। और एक नई मद जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखाया जाता है। ये संस्था का इकट्ठा एकत्रित लाभ है, इसे चिट्ठे के दायित्व में दिखाया जाता है। ये वो लाभ है जो संस्था ने अपने स्वामी की पूंजी में ना जोड़कर अलग से रखा हुआ है, तो इस संस्था के लिए दायित्व है, तो इसे दायित्व में आप दिखाएंगे। अब नीचे समायोजन वैसे आपको समझाए जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। समायोजन नंबर 2, दोनों के डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पीएनएल में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल पीएनएल में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में खर्चे के रूप में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये जो है वो पीएनएल के क्रेडिट में आएंगे। डूबत ऋण के लिए आपको बताया है जो तलपट वाले बेड डेट्स हैं और जो ये वाले बेड डेट्स हैं इन दोनों को जोड़ना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो न्यू प्रोविजन को जोड़ना है, ओल्ड प्रोविजन को घटाना है। देनदारों पर पहले 2% बट्टा लगाना है, जितने भी डेटर हैं उसका 2% बट्टा निकालेंगे, वो आपको समझाएंगे और उसे पीएनएल के डेबिट में लिखना है और डेटर में से कम करना है। वेतन को हम वेतन में जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। मजदूरी हम कर चुके हैं और बीमे में से हम बीमे को लेस करेंगे। तो आइए अब हम खर्चों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेंट दे रखा है 2,000 और रेंट से संबंधित कोई भी समायोजन नहीं है, तो सबसे पहले आप रेंट लिखें 2,000। इसके बाद में टेलीग्राम एंड पोस्टेज का जो खर्चा है वो स्टूडेंट्स आपको दिया गया है 400 रुपए, तो इसको आप लिख दें 400। अब आते हैं हम सैलरी की तरफ। जो वेतन नाम का खर्चा है वो दे रखा है 2500 और वेतन स्टूडेंट्स जो बकाया बताया है वो 200 रुपए बताया है, तो वेतन लिखें 2500 और उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। या आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में भी जाएगी, यहां लिख दें 2700 रुपए। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस जो है स्टूडेंट्स वो आपको 3200 रुपए बताया गया है और बीमा 500 रुपए पूर्वदत्त है, तो इसको लेस करना है। तो 3200 में से आप 500 रुपए लेस कर दें और जब आप ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 2700 रुपए। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट तलपट वाला ही है जो आपको दिया हुआ है। डिस्काउंट आपको दिया है 1000 और रिपेयर रिन्यूअल 2000।
डिस्काउंट 1000, रिपेयर एंड रिन्यूअल 2000, लीगल चार्जेस 700 रुपये। इसके अलावा ट्रेड टैक्सेस आपको दिए गए हैं 1200। बिल्कुल इन्हें भी लिख दें, इनके कोई समायोजन नहीं है, जिनके समायोजन नहीं है उनका कोई समायोजन नहीं करना है, और जिनके समायोजन है उनका समायोजन कर देंगे। इसके बाद में अगर बात की जाए तो अब आता है आपके बेड डेट्स। तो बेड डेट्स के लिए बात बताना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा। 2000 के बेड डेट्स तो तलपट में दे रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आप देखिए 2500 रुपये अन्य डूबत ऋण है, ये जुड़ जाएगा। और अब आपको बताना चाहूँगा मैं कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स काउंट करने से पहले इस क्वेश्चन में एक सावधानी रखनी है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की। आपको देनदारों पर 2% की दर से आपको बट्टा लगाना है, आयोजन नहीं बोला है, 2% बट्टा। और जब कभी भी बेड डेट्स आपको कैलकुलेट करना है तो यदि नीचे कोई डिस्काउंट दे रखा है, बट्टा दे रखा है, तो वो आपको पहले लेस करना होगा, फिर ही प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनेगा। हाँ, यदि ऐसे कहता है 2% देनदारों पर बट्टा आयोजन बनाइए, तो ये लेस नहीं होता, क्योंकि पहले बेड डेट्स की कैलकुलेशन होती है, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की कैलकुलेशन होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंट है, हम देनदारों को बट्टा दे चुके, और जिन देनदारों को हम बट्टा दे चुके उन पर कैसे बेड डेट्स बनाएंगे। तो यहां थोड़ी सी सावधानी रखनी है, इस कैलकुलेशन को आप समझे। आपको जो देनदार दे रखे हैं स्टूडेंट्स वो 75,000 दे रखे हैं, इसमें से 2500 रुपए सबसे पहले फर्दर बेड डेट्स के घटाएंगे, तो ये आता है 72,500। उसके बाद में इसका 2% निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो आता है 1450 रुपए। ये है डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, ये पीएनएल के डेबिट में आएगा, और पहले ये 1450 आपको इसमें से लेस करने हैं। और जब आप इसमें से 1450 रुपए लेस करते हैं तो इसका अमाउंट बचता है 71,050 रुपए, और इस 71,050 रुपए का आप 5% कैलकुलेट करेंगे। और जब आप ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3553 रुपए। 3553 रुपए आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकलेगा। एक बार फिर से समझ लें, जब कभी भी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाना है तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को नहीं घटाते, लेकिन अगर डिस्काउंट है तो बिल्कुल उसे लेस करना होगा। तो मैंने कैसे किया, 75,000 में से पहले 2500 लेस किए, फर्दर बेड डेट्स के, तो घटाना ही है, तो सबको समझ में आता है। उसके बाद में जो 72,500 है, इसका 2% बट्टा निकाला। बट्टा आयोजन नहीं है, 2% डिस्काउंट है, तो वो तो लेस करना है और वो कैलकुलेट भी करना है। 2% निकाला, 1450 आया। 72,500 में से 1450 लेस कर दिए तो बचा 71,050 रुपए। उसका 5% कैलकुलेट किया, वो आ रहा है न्यू प्रोविजन 3553 रुपए। तो अब मैं आपको ये कैलकुलेशन समझाना चाहूंगा। इसमें 3553 क्या आपको कैलकुलेशन समझाई थी पीएनएल की मैंने, कि तलपट वाले बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स और जो न्यू प्रोविजन, इन तीनों को जोड़ दे। इतना डूब चुका, इतना डूबने की संभावना है इस बार। इन सब का जब आप टोटल लगाते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 8,053, और इसमें से आप ओल्ड प्रोविजन को लेस कर दें। ओल्ड प्रोविजन आपको दे रखा है 1,000 रुपए, 1,000 लेस करेंगे तो पीएनएल में ये कैलकुलेशन निकल कर आएगी। आइए आपको पीएनएल में से समझाते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस लिख देते हैं पहले, या बेड डेट्स की कैलकुलेशन यहां पर है, मैं आपको पहले बेड डेट समझा देता हूं। बेड डेट्स तलपट में दिए गए हैं 2,000, फर्दर बेड डेट्स दिए गए हैं 2500, और न्यू प्रोविजन जो दिया गया है वो दिया गया है 3553। कैसे कैलकुलेट किया एक बार फिर बता दूं, 75,000 में से 2500 फर्दर बेड डेट्स घटाएंगे, 72,500 आएगा, उसका 2% डिस्काउंट निकालेंगे, 1450 आएगा। 72,500 में से 1450 घटाएंगे तो 71,050 रुपए आएगा। 71,050 का 5% 3553 रुपए आ रहा है। इन सब का टोटल आ रहा है 8,053 रुपए। इसमें से 1,000 रुपए ओल्ड प्रोविजन घटाएंगे तो हमारा जो वास्तविक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और बेड डेट्स का नुकसान है वो 7,053 होगा। तो ये हमने बात कर ली बेड डेट्स की। अब और खर्चे कौन कौन से हैं बेड डेट्स के बाद? ट्रेड एक्सपेंसेस 4500, कमीशन 1250। तो ये लिख दें, ट्रेड एक्सपेंसेस 4500, कमीशन लिख दें 1250। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं 1230, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1230। अब बात करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। स्टूडेंट्स मैं निकाल चुका हूं, जो कि मेरा आया था 1450 रुपए।
कैसे आया था? 71,050 जो 72,500 थे उसका 2% हमने कैलकुलेट किया था। अब डेप्रिसिएशन लगाना है और कुछ और समायोजन आपको करने हैं। समायोजनों की बात करो तो ये वाला समायोजन हमने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब ये 3 समायोजन बचे हैं, इनकी बात करते हैं। तो प्लांट व मशीनरी पर 5% और भूमि व भवन पर 6% आपको हास की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो प्लांट एंड मशीन है 1,20,000 और 1,20,000 का कितना प्रतिशत डेप्रिसिएशन लगाना है? 5%। तो इसकी राशि होगी 6,000 रुपए। तो ये आप लिख दें, प्लांट एंड मशीनरी का 6,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो आपको दी गई है वो दी गई है 2,55,000। कितनी दी गई है स्टूडेंट्स? 2,55,000। और 2,55,000 का 6% जब आप काउंट करते हैं तो ये आता है 15,300 रुपए। इसे आप यहां पर लिख दें, लैंड एंड बिल्डिंग 15,300। तो आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो हो गया स्टूडेंट्स 21,300। तो ये डेप्रिसिएशन का समायोजन हो गया जिसे आप असेट्स में से भी लेस करेंगे और यहाँ P&L में खर्चे के रूप में लिखा जाएगा। इसके बाद में अगर बात करूं तो और कौन से समायोजन बचे? तो हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं आहरण पर ब्याज और ऋण पर ब्याज की। तो आहरण पर ब्याज, ये रहा आपका आहरण 20,020 रुपए। और 20,020 का कितना प्रतिशत आपको ब्याज लगाना है? 20,020 का आहरण पर ब्याज लगाने को कह रहा है 6%। और जब आप इसका 6% काउंट करते हैं तो 1201 पॉइंट कुछ आ रहा है, उसे छोड़ दें। 1201 आपकी पाठ्य पुस्तक में 1200 रुपए लिया है, जो गलत है किसी भी दृष्टि से। वो 1201 पॉइंट कुछ रुपए, तो 1201 रहेगा। तो हम इसे सही अमाउंट को लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लिखेंगे 1201 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1201 रुपए। इसका समायोजन आपको पता होगा, ये यहां पर इनकम के रूप में लिखा जाएगा क्योंकि व्यापारी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया जाता है? वसूल किया जाता है। और साथ ही साथ जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल में से आप ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करेंगे। इसके अलावा अगर और समायोजनों की बात करें तो और जो समायोजन है स्टूडेंट्स, एक डिस्काउंट है इनकम के रूप में 1500 रुपए, पहले वो लिख दें P&L में। अब आपको लोन पे ब्याज निकालना है पहले, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को निकालने के लिए पहले हमें लोन देखना होगा। हमने जो ऋण ले रखा है वो 1,10,000 रुपए का ले रखा है और 1,10,000 का हम निकालेंगे कितना प्रतिशत? 5%। और 1,10,000 का जब हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये 5,500 रुपए आता है। अब बात ये आती है, आपको ये देखना होगा कि आपने क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से कहीं चुकाया हुआ? तो आपने 1 रुपया भी इंटरेस्ट ऑन लोन का नहीं चुकाया। इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा का पूरा बाकी है। तो ये P&L में खर्चे के रूप में आएगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के रूप में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दीजिए स्टूडेंट्स 5,500 रुपए। ये यहां पर लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, या केवल इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप P&L में तो लिख सकते हैं, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। समायोजनों की बात करूं स्टूडेंट्स तो समायोजनों में मैंने ये वाला समायोजन भी हमने पूरा कर दिया। अब है विनियोगों पर आपको 4% की दर से क्या लगाना है? ब्याज लगाना है। तो आपके अगर इन्वेस्टमेंट देखे जाएं स्टूडेंट्स तो आपके जो विनियोग हैं वो आपको दिए गए हैं 65,000। और 65,000 का आपको कितना प्रतिशत ब्याज काउंट करना है? 4%। और जब आप इसे काउंट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये 2,600 रुपये आता है। और आपको विनियोगों पर 1 रुपया भी ब्याज नहीं मिला है, क्योंकि अगर मिला होता तो इनकम की तरफ लिखा हुआ होता। तो हम बात करते हैं, ये विनियोगों पर ब्याज हमारी आय है, P&L के क्रेडिट में भी लिखा जाएगा और बैलेंस शीट के असेट्स में भी लिखा जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। तो 2,600 रुपये आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए। अब बात करते हैं जोड़ बाकी की। तो सबसे पहले क्रेडिट की मदों का योग लगाते हैं, और जब क्रेडिट की मदों का योग लगाते हैं तो 65,201 रुपए आपके क्रेडिट की मदों का योग आ रहा है। कितना? 65,201। और डेबिट में बहुत सारी मदें हैं स्टूडेंट्स, यहां से आप शुरू करेंगे और इसको यहां तक पूरा 7,053 तक जब आप लेकर जाएंगे तो टोटल आ रहा है 54,983। 54,983। अब जोड़ बाकी कर कर इसका अंतर निकाल लीजिए, और जब आप अंतर की कैलकुलेशन करते हैं तो 11 में से 3 जाने पर 8, ये बचेगा 1, ये बचेगा 2,
10,218, जबकि पाठ्य पुस्तक में आ रहा है 10,217। वो क्यों आ रहा है, उसका एक ही कारण है स्टूडेंट्स, उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है, वो उसने 1200 रुपए लिया है, जबकि कैलकुलेशन करने पर वो 1201 आ रहा है। 10,218, दोनों तरफ का टोटल लगा दें, 65,201 रुपए। नेट प्रॉफिट निकल जाने के बाद जो कि आया है 10,218। इसके बाद अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट के बारे में ही बात करना चाहेंगे। जो नेट प्रॉफिट है उसे कैपिटल में ले जाकर जोड़ा जाएगा, जैसा कि आपको पता है। अब बात करते हैं तलपट में से हम पहले बैलेंस शीट की मदों को छांटते हैं और फिर बात करेंगे समायोजनों की। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स का आइटम है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में लिखा जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इधर से केवल दो ही मदें हैं, कैपिटल लायबिलिटीज में, क्रेडिटर लायबिलिटीज में, बीपी लायबिलिटीज में। लॉन क्रेडिट साइड में है इसलिए लायबिलिटीज में। इसके बाद अगर बात की जाए तो जनरल रिजर्व भी लायबिलिटीज में। आगे की मदों को देखते हैं, डेटर असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, और ड्राइंग को कैपिटल में से लेस किया जाएगा। ये हमने तलपट में से मदे छांट ली। क्लोजिंग स्टॉक को असेट्स में लिखा जाएगा, आपको पता है प्लांट और मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग पर जो डेप लगाया है वो उनमें से लेस किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को लायबिलिटीज में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आया है उसे असेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। डूबत ऋण को देनदारों में से कम करेंगे, डूबत ऋण के लिए जो आयोजन आया है उसे भी देनदारों में से कम करेंगे। देनदारों पर जो 2% बट्टा आयोजन नहीं, बट्टा आपने दिया है उसे भी आप लेस करेंगे, क्योंकि नीचे समायोजन किस में से, देनदारों में से। बकाया वेतन बैलेंस शीट के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, और बकाया मजदूरी भी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, जबकि प्रीपेड इंश्योरेंस चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो आइए हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के लिए हम मदों को छांटें तो सबसे पहले डेटर जो कि आपको दे रखे हैं 75,000 के। फर्दर बेड डेट्स स्टूडेंट्स 2,500 रुपए हैं, डिस्काउंट 1,450 है, और न्यू प्रोविजन 3,553 है। इन्वेस्टमेंट 65,000, एक्रूड इन्वेस्टमेंट आपका आया था 2,600 रुपए। इंश्योरेंस प्रीपेड 500 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 रुपए थी, जिस पर आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो लगाया था 6,000 रुपए। एक बार देख लेते हैं पीएनएल में, बिल्कुल 6,000 लगाया था। और प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो कितने की, 1,20,000, और ये 2,55,000। ये 6,000 इसमें से लेस कर दें, ये आ जाएगा 1,14,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,55,000, जिसमें से आपको क्या लेस करना है स्टूडेंट्स, इसमें से आपको लेस करना है 2,55,000, जिसमें से आपको लेस करना है 15,300 रुपए का डेप्रिसिएशन। और 2,55,000 में से जब हम 15,300 लेस करते हैं तो ये आता है 2,39,700 रुपए। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो कि समायोजन में दिया गया है, और कितना दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 35,500 रुपए। 35,500 रुपए। अब लायबिलिटीज की बात करते हैं तो क्रेडिटर, बीपी और लॉन, ये तीनों ही मदें आपको दे रखी हैं। क्रेडिटर 50,000, बीपी 50,000, लॉन 1,10,000। क्रेडिटर 50,000, बीपी 50,000, लॉन 1,10,000, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप अलग से ही लिख दें, चाहें तो आप इसमें जोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली समझने के लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लॉन है 5,500 रुपए। इसे आप यहां पर लिख दें 5,500 रुपए। जनरल रिजर्व आपको 50,000 रुपए का दे रखा है जो सामान्य संचय है। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी की अगर बात की जाए तो वो समायोजन में आपको दे रखी है 100 और 200 रुपए, तो आप उन्हें भी पुटअप कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 200।
बैलेंस शीट की और मदों की अगर बात करें तो कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल, आइए तो मदों को छांटते हैं। कैपिटल आपको जो दे रखी है स्टूडेंट्स, वो दे रखी है 2,70,000 और ड्राइंग 20,000 20 रुपये हैं। नेट प्रॉफिट आपने निकाला है 2,70,000, नेट प्रॉफिट है 10,218। ड्राइंग लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करना है। ड्राइंग 20,000 20 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आया था 1,201 रुपए। इन दोनों को जोड़कर इसमें से आपको लेस करना है, ये आ रहा है 2,80,218। इसमें से 20,000 20 और 1,201 इन दोनों अमाउंट्स को आपको लेस करना है। तो 2,80,218 में से आप लेस कर दीजिए 21,221। 7 9 9 8 5 और 2, 2,58,997 रुपए। और अब बात करते हैं आपके डेटर की। तो डेटर में आपको पता है कि 71,050 रुपए तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसमें से 3,553 रुपए और आप लेस कर दें। और जब आप इसको लेस करते हैं 67,497 रुपए। और अब बात करते हैं योग की। तो इसका जो योग आ रहा है वो आ रहा है 5,24,797 रुपए। उदाहरण संख्या 5 पूरा होता है और इसी के साथ बात करते हैं उदाहरण संख्या 6 की। केशव ब्रदर्स से प्राप्त निम्न शेषों से 31 मार्च 2017 को आप व्यापारिक और लाभ व हानि खाता तथा तुलन पत्र बनाएं। फाइनल अकाउंट्स में आपको वही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। ये तलपट आपको दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी, डेट, इंटरेस्ट, वो ही डेबिट बैलेंस है। तो इसका मतलब ये खर्चे या संपत्तियां हैं और इधर जो क्रेडिट बैलेंस में वो आय और दायित्व है। प्लांट एंड मशीनरी, डेट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग। इधर से आपको सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, क्रेडिट, बीपी, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैपिटल, रेंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। ये गलत छप गया है हिंदी माध्यम में, प्राप्त किराया ही 2 बार छपा हुआ है, तो इसे सही कर लीजिएगा, कमीशन है। कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़, कमीशन डेबिट साइड में यानी खर्चा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डूबत ऋण। समायोजन ज्यादा लंबे चौड़े समायोजन नहीं है, लेकिन हिंदी माध्यम की पुस्तक में 5वां समायोजन छपा हुआ नहीं है, आप उसे लिख लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 70,000 रुपए। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान बनाना और अन्य डूबत ऋण 2,000 हुए, यानी फर्दर बेड डेट्स 2,000 हुए। अग्रिम प्राप्त किराया 6,000 रुपए, एडवांस रेंट आपको 6,000 प्राप्त हो गया। क्लोजिंग फर्दर बेड डेट्स का ये जो फर्स्ट समायोजन है, इसमें तो आपको क्या करना है, वही आपको तलपट वाले बेड डेट्स में फर्दर बेड डेट्स को ऐड करना है, न्यू प्रोविजन को ऐड करना है, ओल्ड प्रोविजन को घटाना है और डेटर में से फर्दर बेड डेट्स और न्यू प्रोविजन दोनों को लेस करना है। अग्रिम जो किराया प्राप्त हुआ है यानी एडवांस इनकम, अनर्ड इनकम जो कमाई नहीं है लेकिन पहले ही प्राप्त हो गई, इसे पीएनएल में रेंट में से लेस करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे। पूर्वदत्त बीमा 200 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपए है, इस 200 रुपए को बीमे में से लेस किया जाएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे। फर्नीचर पर 5%, संयंत्र व मशीनरी पर 6% और भवन पर 7%, तीनों संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन को पीएनएल में लिखा जाएगा और साथ ही साथ संबंधित संपत्ति में से बैलेंस शीट में घटाया जाएगा। वर्ष का अंतिम रहतिया 70,000, क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है वो 70,000 रुपए है, इसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे। तो आइए ट्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग की मदों को छांटते हैं। और अगर यहां ट्रेडिंग की मदों की बात की जाए तो सबसे पहले यहां दे रखिए वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करेंगे। कारखाने का किराया, बिल्कुल कारखाने से संबंधित सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इधर से हो चुका क्रय वापसी को परचेज में से लेस करेंगे, सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे। क्रय दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 60,000,
ओपनिंग स्टॉक 60,000 है। परचेज जो बताई है वो बताई है 2,50,000, जैसा कि इसने बताया है। इसमें से हम रिटर्न को लेस करते हैं और परचेज रिटर्न है 2500। तो 2500 रुपए की परचेज रिटर्न जैसे ही हम लेस करते हैं ये अमाउंट आता है 2,47,500। अब 3 खर्चे हमने छांटे हैं वो ले लेते हैं। वेजेस जो कि दे रखी है 1200, कैरेज इन वार्ड जो कि दे रखा है 500 और कारखाने का किराया 1450। 1200, 500, फैक्ट्री रेंट है 1450। ठीक है। सेल्स 3 लाख है और सेल्स रिटर्न 2000 है। 3 लाख सेल्स लिखिए, रिटर्न 2000 लेस कीजिए, 2,98,000 और क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो अमाउंट है आपका 70,000 रुपए, इसे लिख दीजिए। अब जोड़ बाकी कर अंतर निकालते हैं और अंतर की राशि को कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो उधर का टोटल आ रहा है 3,68,000 क्रेडिट का, और डेबिट का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 3,10,650। इन मदों का टोटल आ रहा है 3,10,650। इसे लेस कर लीजिए। 57,350 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। पीएनएल बनाने के लिए इस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिए। 57,350 ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मदे हम ट्रायल बैलेंस में से ले लेते हैं जो कि ट्रेडिंग में पीएनएल में दिखाई जानी है। इंटरेस्ट डेबिट में है तो खर्चा है, पीएनएल के डेबिट में सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, कार्यालय का किराया, बीमा, और इसके अलावा अगर इनकम साइड में प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, और इधर से कमीशन खर्चे के रूप में लिखा जाएगा, डूबत ऋण खर्चे के रूप में लिखा जाएगा। तो अब अगर हम बात करें समायोजनों में, अगर बात की जाए तो आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का समायोजन समझा दिएगा। इसे किराए में से लेस करेंगे, इसे बीमे में से लेस करेंगे, और डेप्रिसिएशन तीनों संपत्तियों में लिखा ही जाएगा जो कि तीनों के तीनों पीएनएल में आएंगे और संबंधित संपत्ति में से बैलेंस शीट में से लेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मदे हैं, इंटरेस्ट 2000 है और सैलरी 2500 है और इनका कोई समायोजन नहीं है तो लिख देते हैं। आइए, इंटरेस्ट 2000, सैलरी 2500। इसके बाद में कैरेज आउटवर्ड 700 है और ऑफिस रेंट 2300 है। कैरेज आउटवर्ड 700 और ऑफिस रेंट 2300। इंश्योरेंस बीमा जो दिया गया है वो दिया गया है स्टूडेंट 780 रुपए, और बीमे के लिए समायोजन बताया गया है कि पूर्वदत्त बीमा 200 रुपए है। तो इंश्योरेंस 780 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 200, तो ये आ जाएगा 580 रुपए। अब तीनों संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। किस किस दर से करना है? फर्नीचर पर 5, मशीन पर 6 और भवन पर 7। तो फर्नीचर जो है 22,500, 22,500 का 5% जब आप निकालते हैं तो वो आता है 1125 रुपए। इसके बाद में संयंत्र है 13,000। संयंत्र जो दे रखा है वो 1,30,000 रुपए है स्टूडेंट्स। तो 1,30,000 का आप निकालेंगे 6%, तो ये हो जाएगा 7,800 रुपए।
इसके अलावा अब देखिए भवन जो कि दे रखा है 2,80,000 और 2,80,000 का आप कितना कैलकुलेट करेंगे। ये भवन प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट गलत छपा हुआ है, उसे सही कर लीजिएगा। 1,13,000 लिख दिया गया है इसमें टेक्निकली, जबकि 1,30,000 है। इसका अमाउंट आता है 19,600 रुपए। तीनों डेप्रिसिएशन हम अपनी अपनी जगह लिख देते हैं। तो फर्नीचर का आया 1125, इसका आया 7800, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का आया 19,600। और खर्चों की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन का समायोजन हम कर चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो बीमा तक के खर्चे हम लिख चुके हैं। कमीशन 500 रुपये, ये लिख दीजिए। कमीशन का खर्चा दे रखा है 500 रुपये, ये लिखिए। बेड डेट्स के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो बेड डेट्स के लिए सबसे पहले देखिए तलपट में बेड डेट्स कितने हैं। तलपट में बेड डेट्स 3500 हैं, फर्दर बेड डेट्स 2000 हैं, ठीक है। और 5% आपको आयोजन करना है। तो पहले तो फर्दर बेड डेट्स और तलपट वाले बेड डेट्स को हम लिख देते हैं, जैसा कि 3500 ये हैं, 2000 ये हैं। अब न्यू प्रोविजन 5% काउंट करना है, और किस पर काउंट करना है, देनदारों पर काउंट करना है। तो हम बात करते हैं हमारे देनदारों की। तो देनदार जो दे रखे हैं स्टूडेंट्स, वो हमें दे रखे हैं 50,000। 50,000 में से पहले फर्दर बेड डेट्स घटाएंगे 2000, तो देनदार आएंगे 48,000। और 48,000 का जब 5% आप काउंट करेंगे तो न्यू प्रोविजन 2400 आएगा। साथ ही साथ ओल्ड प्रोविजन भी देखकर चले 1550 रुपए। तो न्यू प्रोविजन आया स्टूडेंट्स 2400 रुपए। इन सब का जोड़ हो गया आपके 7,900 रुपए। इसमें से ओल्ड प्रोविजन आप लेस कर दें 1550 रुपए। 1550 रुपए लेस कर दें तो ये अमाउंट निकल कर आता है 6350। अब बात करते हैं इनकम साइड की। इनकम में आपने देखा होगा तलपट में 2 मदें दे रखी थी, रेंट रिसीव्ड और प्राप्त कमीशन। और रेंट के संबंध में क्या समायोजन था कि जो रेंट है 6,000 रुपए अग्रिम मिला है। तो कितना रेंट मिला है आपको रेंट मिला है 10,380, इसमें से 6,000 लेस करने हैं। 10,380 में 6,000 एडवांस रेंट के नाम से लेस हो जाएंगे, अनअर्ड रेंट के नाम से लेस हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये बैलेंस शीट के कहां चले जाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो ये आता है 4,380। इसके बाद में कमीशन रिसीव्ड है 16,000। अब अगर हम बात करें तो हम कैलकुलेशन करते हैं डेबिट और क्रेडिट के योग की। तो जो क्रेडिट का योग है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 77,730। और जो डेबिट का योग है वो आप स्टार्ट करें 2,000 इंटरेस्ट से लेकर 6350 बेड डेट्स तक, तो 43,455। अंतर निकालें। ₹34,275 आपका नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स। और दोनों तरफ का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 77,730। नेट प्रॉफिट निकल जाने के बाद नेट प्रॉफिट की राशि आ रही है 34,275, जिसे ले जाकर बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो आइए बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले बैलेंस शीट के मदों को छांट लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में, डेटर असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, बिल्डिंग असेट्स में, बीआर असेट्स में, लेनदार लायबिलिटीज में, बीपी लायबिलिटीज में, कैपिटल लायबिलिटीज में, कैश इन हैंड असेट्स में, कैश एट बैंक असेट्स में। समायोजनों में बता दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में आएगा। तीनों का जो डेप्रिसिएशन है संपत्तियों में से लेस होगा। पूर्वदत्त बीमा असेट्स में, अग्रिम किराया जो प्राप्त हुआ है वो लायबिलिटीज में। और डेटर में से एक तो फर्दर बेड डेट्स 2,000 घटेंगे और एक न्यू प्रोविजन 2400 रुपए लेस होगा। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले कैश इन हैंड 22,500 और कैश एट बैंक 35,000।
ये कैशियर बैंक है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य विपत्र जो कि आपको दे रखे हैं 3000 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपए। डेटर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो 50,000 हैं। उसमें फर्दर बेड डेट्स जो दे रखे हैं वो 2000 रुपये दे रखे हैं और न्यू प्रोविज़न आपने काउंट किया है 2400 रुपये। तो 50,000 में से आप 4400 रुपये को लेस कर दें और जब आप ऐसा करते हैं तो ये अमाउंट आता है 45,600 रुपये। इसके बाद में अगर बात की जाए तो क्लोजिंग स्टॉक जो कि 70,000 रुपये है। अब असेट्स की वैल्यूज़ लिखते हैं तो जो प्लांट एंड मशीनरी है स्टूडेंट्स उसका अमाउंट है 1,30,000 रुपये। एक बार चेक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000, बिल्कुल 1,30,000 का प्लांट एंड मशीनरी है जिस पर 7800 रुपये का डेप्रिसिएशन आपने लगाया है। तो 1,30,000 माइनस 7800 और 1,30,000 में से जब आप 7800 लेस करते हैं तो 1,22,200 रुपये। फर्नीचर का अमाउंट है 22,500 और इस पर डेप्रिसिएशन जो आपके द्वारा लगाया गया है वो लगाया गया है 1,125 रुपये और इसका अमाउंट बचता है 21,375 रुपये। बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग का अमाउंट है 2,80,000 और इस पर डेप्रिसिएशन आपने लगाया है 19,600 रुपये। तो जो बैलेंस बचता है वो बचता है 2,60,400 रुपये। असेट्स की सभी मदें लगभग हमने पूरी कर ली हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। तो लायबिलिटीज़ में तलपट में हम जाकर अगर देखें तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्रेडिटर 2,50,000 और बीपी 70,000। एडवांस रेंट आपको 6,000 मिला था। बैलेंस शीट में अगर कैपिटल की बात की जाए तो जो कैपिटल है स्टूडेंट्स तलपट में अगर देखा जाए कैपिटल को तो कैपिटल आपको दे रखी है 2,20,000 और जो नेट प्रॉफिट आपका आया है वो आया है 34,275। $2,54,275। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के योग की। तो ये आ रहा है 5,80,275, 5,80,275। इसी के साथ आपका आज के वीडियो में उदाहरण संख्या 5 और 6 पूरा होता है। अगले वीडियो में आगे के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।